हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सब साथियों? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगे। आज हम यूजीसी नेट का जो पॉलिटिकल साइंस की क्लास चला रहे हैं उसमें हम पोस्ट मॉडर्निज्म को देखेंगे। ये यूनिट 1 का टॉपिक है। आप सिलेबस अगर आपके पास होगा तो आप जानते होगे कि ये यूनिट 1 का टॉपिक है। और हम इससे पहले 7 क्लास 6 क्लास देख चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उसको शुरू करिए, क्योंकि हम दिसंबर तक जून में जेआरएफ जो बैच स्टार्ट किए हुए हैं उसको, वो हमारा टारगेट है कि हम जून में 80 प्लस पॉलिटिकल साइंस में 80 प्लस क्वेश्चन को टैकल करें। 80 प्लस क्वेश्चन सही करके आए केवल पॉलिटिकल साइंस में। तो अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और इस क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए साथियों, क्योंकि इतना बढ़िया कंटेंट आपको मुझे लगता है कि यूट्यूब पे नहीं मिलेगा फ्री में। और यहाँ पे आपको जून तक संपूर्ण क्लासेस पूरे 10 यूनिट हम पढ़ेंगे और 10 के 10 पूरे फ्री में पढ़ेंगे। पेपर 1 को भी पढ़ेंगे। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। और कुछ विद्यार्थी जो इंग्लिश मीडियम से साथियों, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए कि नोट्स मैं इंग्लिश में प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा इस बार। हाँ, जून के बाद से मैं फ्री हो जाऊँगा पूरी तरीके से, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है इधर तो यूपीएससी का। तो नहीं, मतलब मैं चाह के भी समय नहीं दे पा रहा हूँ कि मैं इसको ट्रांसलेट करूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब मेरे पास समय होगा मैं बिल्कुल इंग्लिश में करूँगा, और इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए अवेलेबल रहेगा नोट्स। ये जो पीडीएफ है साथियों, ये आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ पे पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। और वैसे भी मैं कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश मीडियम से जो बच्चे हैं उनको भी बिल्कुल दिक्कत ना हो। हेडलाइन है, बुक का नाम है, सब इंग्लिश में है। मैं समझा भी देता हूँ बहुत जगह। आप जो शब्द ऐसा है हिंदी का, उसको मैं इंग्लिश में बोल भी देता हूँ। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। हाँ, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म। देखिए, पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ये एक आधुनिक विचार है। ये शब्द जो एक फ्रेंच दार्शनिक है, पहला लियोटार्ड, उन्होंने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था। ये फ्रेंच दार्शनिक लियोटार्ड है और इन्होंने ये शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। लियोटार्ड की एक बुक है साथियों, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। ये बुक का नाम आपको याद रखना होगा कि ये यूजीसी ने 2022 में पूछा हुआ बुक। ये यूजीसी ने 2022 में पूछा हुआ था कि द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन जो है, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ये बुक किसने लिखी थी? तो ये लियोटार्ड की बुक है साथियों। और इसी बुक में इन्होंने ये शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। ये मेटा नैरेटिव्स के प्रति अविश्वसनीयता है। ये हम आगे अभी देखें कि मेटा नैरेटिव क्या होता है और मेटा नैरेटिव को कैसे ये नहीं मानते हैं। तो हम इसको आगे देखें। आप पहले इतना समझिए कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, उस शब्द का पहली बार प्रयोग किसी ने किया था तो वो लियोटार्ड है। और लियोटार्ड अपनी पुस्तक जो है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, इसमें इन्होंने ये पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। उत्तराधुनिकतावाद, ये इसका हिंदी है साथियों। पोस्ट मॉडर्निज्म का हिंदी है उत्तराधुनिकतावाद। जैसे मॉडर्निज्म आधुनिकतावाद, तो पोस्ट मॉडर्निज्म उत्तराधुनिकतावाद 20वीं सदी के उत्तरार्ध में आधुनिकता के नकारात्मक परिणामों के खिलाफ आता है, तीव्र प्रक्रिया के रूप में। ये बात थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है साथियों। ये कह रहा है कि ये जो थॉट है पोस्ट मॉडर्निज्म का, ये जो है आधुनिकता के नकारात्मक परिणामों के खिलाफ। आप समझ पा रहे हो ये क्या बोल रहा है? आधुनिकता के जो कुछ, जैसे मॉडर्निज्म के कुछ नकारात्मक परिणाम हैं, उसके खिलाफ आता है। उसके खिलाफ तीव्र परिणाम के रूप में उभरता है। और ये कब उभरता है? तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उभरता है। और देखिए, जो आधुनिकता के बुनियादी धारणाओं को चुनौती देता है, ये जो है, ये आधुनिकता के बुनियादी धारणाओं को चुनौती देता है। अभी हम इसका आगे देखेंगे, जब हम यहाँ पे अभी डिफरेंस देखेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म में क्या अंतर है। देखिए साथियों, आप इसको अपना नोट्स जब बनाइएगा, मेरा पीडीएफ लेके आप पढ़ लीजिएगा, अच्छी चीज़ है। पर इसको अगर आप अपने हैंड से लिखते हैं तो एक तो ये चीज़ होगी कि आप इसको इंग्लिश में भी लिख पाइएगा। जैसे यहाँ पे मॉडर्निज्म, यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज्म, अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में। तो दूसरी चीज़ ये है कि उस चीज़ को आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाइएगा, रिविजन अच्छे से कर पाइएगा जो आप बनाइएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि आप इस चीज़ को लीजिएगा पीडीएफ, और अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन करिए। कुछ चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आपको मेंशन करना है, तो इसको देखिएगा। ये तो हो गया कि ये किसके, तो आधुनिकता के नकारात्मक परिणाम जो है, नकारात्मक जो चीज़ें हैं उसके खिलाफ ये उभर कर आता है और उसको चुनौती देता है। ये आप समझिए। आगे देखिए, आगे कह रहा है ये मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या अंतर है। ये देखिए, मॉडर्निज्म जब हम पढ़ रहे थे, आप देखिए, हम उदारवाद पढ़ रहे थे, हम बताए थे कि 17वीं शताब्दी में उदारवाद का आरंभ होता है और वो व्यक्ति को चिंतनशील मानता है। और इसीलिए वो क्या करता है, व्यक्ति को आज़ादी देने की बात करता है।
इस तरह से आधुनिकता की हम बात करते हैं, ये देखिए 17वीं शताब्दी में जो है 17वीं सेंचुरी में इसका आरंभ होता है। ज्ञान वस्तुनिष्ठ है, ये मानता है कि ज्ञान वस्तुनिष्ठ। अब इसमें क्या है, ज्ञान ये लेट 20 सेंचुरी यानी कि 20वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में ये स्टार्ट होता है, और ये कहाँ आरंभ होता है, ये 17वीं शताब्दी में। ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ, इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा साथियों। एक कह रहा है कि ज्ञान जो है वो वस्तुनिष्ठ है, और एक कह रहा है कि ज्ञान जो है वस्तुनिष्ठ है। देखिए इन दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा सा ध्यान देकर समझना होगा साथियों। आधुनिकतावाद बोलता है, जो मॉडर्निज्म है वो बोलता है कि ज्ञान जो है वस्तुनिष्ठ है। ज्ञान जो है वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ का मतलब ये हुआ कि ज्ञान वस्तुनिष्ठ है, इसका मतलब थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे साथियों, ताकि आप इसको कभी भूल ना पाए। देखिए यहाँ पे है इसका इंग्लिश जो है, इंग्लिश में भी थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूँ। इसका जो है इंग्लिश होता है वो है कि ज्ञान जो है, एक जो होता है ये सब्जेक्टिव और एक जो होता है ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव है और ये सब्जेक्टिव है। बोल रहा है कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है वो ऑब्जेक्टिव है, और ये बोल रहा है ज्ञान जो है वो सब्जेक्टिव है। वस्तुनिष्ठ का मतलब ये हुआ साथियों कि ज्ञान जो अमेरिका में है, पृथ्वी के किसी भी कोने में चले जाइए वो सेम ही रहेगा। जैसे मानव चिंतनशील है, अगर यूएस के उदारवादी ये मानते हैं तो भारत में उदारवादी या भारत के लोग भी यही मानेंगे कि ज्ञान जो है, मानव जो है वो चिंतनशील है। इसका मतलब है अगर किसी भी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं यूएसए में, अगर वो नीचे गिरता है तो ग्रेविटी वहाँ पे काम करता है, तो अगर ग्रेविटी यहाँ पे भी इंडिया में भी किसी भी चीज़ को हम ऊपर फेंकेंगे तो काम करेगा। इस तरह से ये कह रहा है जो ज्ञान जो है वेरी नहीं करता, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है। ज्ञान जो है वो क्या है, वस्तुनिष्ठ है यानी कि ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे कह रहा है उत्तर पोस्ट मॉडर्निज्म क्या मानते हैं, नहीं, ज्ञान जो है वो व्यक्तिनिष्ठ है यानी कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ज्ञान जो है वो वस्तुनिष्ठ नहीं यानी कि ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये मानते हैं। ये दोनों में अंतर है साथियों। ये मेटा नैरेटिव को मानते हैं। मेटा नैरेटिव का मतलब क्या हो साथियों, ये इंग्लिश वर्ड है, आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। मेटा नैरेटिव का मतलब ये हुआ, जैसे उदारवादी मानते हैं कि व्यक्ति चिंतनशील है, उसको आज़ादी दे दो और वो अपना विकास स्वयं कर लेगा, वो बैड और गुड जानता है, उसको छोड़ो, स्वतंत्र छोड़ दो। ये बात कौन बोलता है, तो उदारवादी बोलते हैं। आधुनिकतावाद भी यही मानता है, और आधुनिकतावादी विचारक जो है वो यही मानते हैं कि जो ज्ञान है, जो व्यक्ति है वो चिंतनशील है। वो कहीं भी ऐसा आधुनिकतावादी मानेंगे जहाँ कहीं भी कोई भी थिंकर्स जो होगा जो आधुनिकतावाद को मानता होगा वो यही मानेगा कि व्यक्ति जो है चिंतनशील है, इसको स्वतंत्र छोड़ दो, इसका विकास अपने आप हो जाएगा। मतलब ये मेटा नैरेटिव को मानते हैं, एक होलिस्टिक तरीके से ये सभी मान रहे हैं कि हाँ व्यक्ति जो है वो चिंतनशील है, यानी कि एक विचारधारा है और इस विचारधारा को सभी मान रहे हैं। ये कह रहे कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेटा नैरेटिव को हम नहीं माने। जैसे एक और एग्जांपल हम इसको देखते हैं, जैसे मार्क्सवादी मानते हैं कि समाज में क्लैश है और समाज में वर्ग है, वर्ग संघर्ष है, और इतिहास का बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या का जिस तरीके से करता है, जो हम मार्क्सवाद को देख रहे थे तो वहाँ पर हम देखे थे। तो इस तरीके से मार्क्सवादी जितने भी होंगे वो सारे जितने भी मार्क्सवादी होंगे उसी चीज़ को मानेंगे जो मार्क्स बोल रहा है कि हाँ समाज में क्लैश है, समाज में जो वर्ग है, समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित है और समाज में क्लैश है। तो इस तरह से मेटा नैरेटिव को साथियों कि इस विचार को सभी मान रहे हैं, जबकि ये बोलते हैं कि नहीं। अब आप खुद ही सोचिए, जो वस्तुनिष्ठ को बोल रहा है, जो बोल रहा है कि ज्ञान जो है वो व्यक्ति पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, वो तो मेटा नैरेटिव को मानेगा ही नहीं। तो इसीलिए उत्तर आधुनिकतावाद जो है वो मेटा नैरेटिव को नहीं मानता है और ज्ञान को व्यक्तिनिष्ठ बोलता है, यानी कि सब्जेक्टिव बोलता है। अब समझिए, जो वस्तुनिष्ठ बोल रहा है, अभी हम आपको बता रहे थे कि जो उदारवादी अमेरिका का बोलेगा वहीं भारत के उदारवादी बोले, तो यानी कि ज्ञान को जब ये लोग वस्तुनिष्ठ मान रहा है, ज्ञान को ऑब्जेक्टिव मान रहा है, तो ये सार्वभौमिकता के लिए भी खड़े रहेंगे, यानी कि सब जगह एक ही नियम लागू करो। जबकि ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, विविधता में विश्वास करते हैं, यानी कि अमेरिका में हो सकता है कि अलग रूल बनाया जाए, तो चीन में अलग रूल हो, एक ही चीज़ के लिए अलग रूल हो सकते हैं, भारत में उस चीज़ के लिए अलग रूल हो सकते हैं, यानी कि विविधता में ये लोग बिलीव करते हैं। और हर चीज़ को, जैसे ज्ञान को पर्सन टू पर्सन ये मानते हैं। तो अब सोचिए, जो व्यक्ति जो भी विचार जो है, अगर ज्ञान को पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाला मान रहा है, वो ऑब्वियस सी बात है कि ये मानेगा कि वो विविधता में विश्वास करेगा, वो सार्वभौमिकता के लिए खड़ा नहीं रहेगा। तो ये अंतर जो है साथियों, इसको आपको भूलना नहीं है, ये कंसेप्ट है, ताकि कहीं भी कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो किसी भी क्वेश्चन को आप टैकल कर पाइएगा। अब हम पोस्ट मॉडर्निज्म की विशेषताएं देखते हैं साथियों। देखिए, ये बोलते हैं कि सत्य सापेक्ष है, सत्य जो सापेक्ष का रिलेटिव है, सत्य जो है रिलेटिव है, और यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपने लिए निर्धारित करे। देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहा है।
जैसे ऊपर जो बोल रहा था कि एक व्यक्तिनिष्ठ मान रहा है, एक वस्तुनिष्ठ मान रहा है, उसी बात को ये बोल रहा है कि सत्य विज्ञान के साथ सत्य भी जो है वो भी रिलेटिव है, यानी कि वो भी पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, न कि वो सत्य जो है वो सार्वभौमिक है। ये बात ये इसकी विशेषता है। पोस्ट मॉडर्निज्म की यही विशेषता है, जो ज्ञान को पर्सन टू पर्सन वैरी करने वाला मान रहा है वो सत्य को सापेक्ष मानेगा, यानी कि वो एक नियम किसी के लिए नहीं निर्धारित कर सकता है। पश्चिमी दुनिया ये कह रहा है कि पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी मूल्यों का विरोध करते हैं। देखिए, पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी मूल्य क्या कह रहा है, वही मेटा नैरेटिव को मान रहा है, वो ज्ञान को वस्तुनिष्ठ मान रहा है, कि ऑब्जेक्टिव मान रहा है। अगर वो जैसे कि पश्चिमी दुनिया का जो पूंजीवाद है वो मेटा नैरेटिव को मान रहा है, मेटा नैरेटिव को मान रहा है, जैसे हम अभी यहाँ पे देख रहे थे कि मेटा नैरेटिव को मानते हैं, ये ज्ञान को क्या करते हैं, वस्तुनिष्ठ मानते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसका विरोध करेगा। तो वही बात यहाँ पे इसकी विशेषता में लिखी है कि पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी मूल्यों का विरोध करते हैं। पूंजीवादी मूल्य वही हैं, ये राष्ट्र का विरोध करते तथा अंतर्राष्ट्रीयवाद को, देखिए ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने वाली है, ये राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं, यानी कि नेशनलिज्म को विरोध करते हैं, और इंटरनेशनलिज्म को ये प्रमोट करते हैं कि हाँ पूरी राष्ट्र जो पूरी दुनिया जो है विविधता में विश्वास करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा देते हैं, इंटरनेशनलिज्म को बढ़ावा देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। विज्ञान, धर्म, सरकार पर सवाल उठाते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है, अगर जैसे कोई धर्म है वो पूरे धर्म के लोगों के लिए, सबके लिए एक ही नियम बना के रख रहा है, अपने जितने भी उसके धार्मिक अनुयायी है उस सबके लिए एक ही नियम बना के रखेगा। सरकार है वो सबके लिए एक बराबर नियम बना के रखे, तो ये जब बोल रहे हैं कि नहीं पर्सन टू पर्सन सब कुछ वैरी करना चाहिए, तो इस पर सवाल उठाएगी, ये ऑब्वियस सी बात है, ये आप समझ पा रहे होंगे। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा साथियों ये देखिए, ये यूपीएससी में कई बार पूछा हुआ है, ये जैक्स डेरिडा थिंकर से उनकी एक बुक है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, इसको आप ध्यान रखिए क्योंकि ये पूछा हुआ है, ये यूजीसी कई बार पूछी हुई है, यूजीसी में पूछा गया है। इसका ये लिखते हैं 1967 में, यह सिद्धांत जो है डीकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत, साथियों डीकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत क्या है अभी हम देखेंगे आगे, पर ये समझिए कि डीकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत जो है जैक्स डेरिडा के द्वारा दिया गया है, और ये अपनी पुस्तक किसमें देते हैं, ऑफ ग्रामेटोलॉजी जो पुस्तक है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, उसमें ये दिए गए हैं, ये सिद्धांत दिया है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि टेक्स्ट से ज़्यादा, ये जो डीकंस्ट्रक्शन का थियरी है इसमें ये कह रहे हैं कि टेक्स्ट से ज़्यादा हम कॉन्टेक्स्ट को महत्व देते हैं। आप समझ पा रहे हैं क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम आपके पास जो कोई प्रूफ है उससे ज़्यादा हम किस माहौल में इस प्रूफ को बनाया गया है, यानी कि किस सिचुएशन में इस प्रूफ को जनरेट किया गया, हम उसको टेक्स्ट को हम महत्व नहीं देंगे, टेक्स्ट से ज़्यादा हम कॉन्टेक्स्ट को महत्व देंगे। यानी कि न्याय का मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग, ये बात वही है साथियों। जैसे मतलब ये हुआ साथियों कि टेक्स्ट से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट को महत्व देते हैं, यानी कोई भी टेक्स्ट जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा जा रहा है, किस सिचुएशन में लिखा है, तो वो सिचुएशन को महत्व देते हैं, न कि टेक्स्ट को। ये देखिए न्याय का मतलब जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग मानते हैं। जैसे कि हम ऊपर देख रहे थे कि ये जब ज्ञान को ही सब्जेक्टिव मानते हैं, यानी कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, तो ये न्याय को भी पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाला मानते हैं, और बोलते हैं कि हर व्यक्ति के लिए न्याय जो है वो अलग अलग होना चाहिए। द्विअर्थी व्याख्या को अस्वीकार करते हैं साथियों। द्विअर्थी व्याख्या का मतलब क्या हुआ कि ब्लैक एंड वाइट, गुड एंड बैड, इस चीज़ को ये बोलते हैं कि ये गलत है, द्विअर्थी व्याख्या नहीं होनी चाहिए। ये इस सिद्धांत में, डीकंस्ट्रक्शन के सिद्धांत में, ये जैक्स डेरिडा द्वारा बोला गया है। एक और है साथियों प्रोडक्टिव डिफरेंस या उत्पादक अंतर। ये जो है गाइल्स डेल्यूज के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, और इसमें क्या है, इसमें देखिए इसने कांट और हिगल, जिन्होंने उदारवाद के लक्ष्य को पाने के लिए तर्क को महत्वपूर्ण माना, ये बोल रहा है कि विचार का विरोध किया तथा ये विचार में अंतर को स्वीकार किया। देखिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं साथियों। ये जो थियरी है प्रोडक्टिव डिफरेंस या उत्पादक अंतर, ये जो है गाइल्स डेल्यूज के द्वारा दिया गया है। इसमें ये कह रहा है कि कांट और हीगल, ये जो कांट और हीगल के द्वारा विचार दिया गया उसका ये विरोध करता है। कौन? उत्पादक अंतर। ये जो थियरी है उत्पादक अंतर, ये जो है कांट और हीगल के द्वारा जो विचार दिया गया था उनके विचारों का विरोध करता है, तथा ये विचारों में अंतर के स्वीकार करता है। देखिए ऊपर से नीचे तक एक ही बातें दोहराई जा रही है, इस पूरे जो भी मैं क्लास ले रहा हूँ ऊपर से नीचे तक सारी सब जगह एक ही बात आप देख पा रहे होगे कि हर जगह यही बोला जा रहा है कि नॉलेज जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नॉलेज वो सब्जेक्टिव है, नॉलेज जो सब्जेक्टिव है, और नॉलेज जब से सब्जेक्टिव बोल रहा है कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, यहाँ पे भी बोल रहा है विचारों में अंतर को स्वीकार करता है, यानी कि विचार अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग विचार है तो ये उसको स्वीकार करते हैं, न कि
उसको क्या करते हैं, उसको अस्वीकार करते हैं। ये उसको स्वीकार, ये विविधता को स्वीकार करते हैं। विविधता के साथ साथ विचारों में विविधता है उसको भी स्वीकार करते हैं, उसको मिटाने की नहीं बोल रहे हैं। ये प्रोडक्टिव है, यह प्रोडक्टिव है, बेहतर व्यवस्था लेकर आएगी, ये बोलते हैं। अगर ये विचारों में विविधता को ले आया जाए, अगर इसको स्वीकार किया जाए तो ये जो है ये प्रोडक्टिव होगी, ये बेहतर व्यवस्था ले आएगी, अधिक मतलब अधिक आनंदमय जीवन को बनाएगी, मनुष्य के जीवन को। इस तरीके से ये बोल रहे हैं कि विचारों में अंतर को प्रमोट करना चाहिए, उसको उसका विरोध करके उसको दबाना नहीं चाहिए, और मेटा नैरेटिव को नहीं मानना चाहिए। विचारों में अंतर जो है वो क्या, वो प्रोडक्टिव होगा, उस चीज़ बेहतर व्यवस्था ले आया जा सकता है। इस तरीके से ये बात बोल रहे हैं जितने भी पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर्स हैं या जितने इसको मानने वाले हैं। साथ ही इसमें कुछ प्रमुख विचारक हैं और विचारकों को हम देखेंगे, उसके बाद से फिर से हम एक बार रिकैप करेंगे ऊपर से नीचे तक, और उसमें हम बड़ी ही विस्तार से एक बार और देखेंगे इस चीज़ को। तो देखिए प्रमुख विचारक में कौन कौन से हैं, मेन थिंकर्स जो है वो कौन कौन से हैं। माइकल फुकोल्ट, इनका नाम आपको हमेशा याद रखना, क्योंकि ये लगभग हर साल लगभग पूछा जाता है साथियों। अगर 10 साल आप यूजीसी के पेपर 10 साल को उठा के देखोगे तो 10 साल में ये नहीं पूछा होगा तो 7 साल जरूर पूछा होगा। ज्ञान जो है, ज्ञान शक्ति में नहीं देता, सत्य हमेशा एक सामाजिक निर्माण होता है। सत्य हमेशा एक सामाजिक निर्माण, सत्य जो है वो हमेशा एक सामाजिक निर्माण है, और ज्ञान जो है वो शक्ति में निहित है। ये बात ये माइकल फुकोल्ट बोलते हैं, ये इनका कथन है साथियों। कुछ बुक है साथियों, इसको बार बार यूजीसी ने पूछा हुआ है, और ये है डिसिप्लिन एंड पनिश। ये कई बार ये बुक का नाम पूछा हुआ है, डिसिप्लिन एंड पनिश। ये 1975 में लिखा गया है। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये भी बुक जो है कई बार पूछा गया है साथियों। इस बुक को आपको हमेशा याद रखना हो, क्योंकि जब हम नारीवाद पढ़ेंगे साथियों और किसी थिंकर केट मिलेट वगैरह को पढ़ेंगे, जैसे कि सेकंड सेक्स हम बुक पढ़ रहे थे, सैमन द वेवियर का सेकंड सेक्स, पीछे नारीवाद जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बुक का नाम मिलता जुलता हुआ था। द सेकंड सेक्स उनके सैमन द वेवियर की बुक है, और हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी ये किसकी बुक है, तो माइकल फुकोल्ट की बुक है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन ये 1961 में लिखा गया इनकी बुक है। द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड डिस्कोर्स इन अ नॉलेज, ये जो बुक है ये 1969 में लिखा गया बुक है, और ये इनके द्वारा लिखा गया। भाई ये बुक आपको कंठस्थ कर लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये बार बार माइकल फुकोल्ट की बुक जो है वो पूछा गया, और ये सेंटेंस भी जो है इसको भी आपको याद कर लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी पूछा हुआ है। आगे हम देखते हैं अगला जो थिंकर्स है वो कौन है, तो फ्रेडरिक नीत्शे। ये गुड इज डैड, ये नैतिकता पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि ये शक्तिशाली लोगों द्वारा, देखिए नैतिकता जो है, जो मोरालिटी है, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये शक्तिशाली लोग जो पावरफुल पर्सन हैं उनके द्वारा रचित सिद्धांत है, और ऐसा कुछ नहीं है। ये नैतिकता पर सवाल उठाते हैं, गुड इज डैड ये बात बोलते हैं ये। देखिए इनकी जो कुछ बुक है साथियों, और वो है बियॉन्ड गुड एंड एविल, बियॉन्ड गुड एंड एविल, ये 1886 में लिखा गया है। ऑन द जेनियोलॉजी एंड मोरल्स, ये बुक जो है जेनियोलॉजी एंड मोरल्स जो है ये भी 1887 में लिखा गया बुक है फ्रेडरिक नीत्शे की। जहाँ भी गुड और बैड की बात आए साथियों, वहाँ पे आप फ्रेडरिक नीत्शे को डालोगे, ये बात ध्यान रखना होगा। यूजीसी ने कई बार ये पूछा हुआ है, ये बुक भी कई बार पूछा हुआ है। मार्टिन हाइडेगर, ये बुक इनकी जो बुक है बिंग एंड टाइम, ये 1927 में लिखते हैं, ये आपको याद रखना होगा। डेरिडा, जैक्स डेरिडा की बुक है साथियों। राइटिंग एंड डिफरेंस, ये 1967 में लिखा गया है, इसको आपको याद रखना होगा। मार्जिन्स ऑफ फिलोसफी, ये भी याद रखना होगा। और स्पेक्टर्स ऑफ मार्क्स, ये भी आपको याद रखना होगा। रिचार्ज रोटरी का बुक है साथियों, रिचार्ज रोटरी की कुछ बुक है, उसको भी आपको याद रखना होगा। फिलोसफी एंड मिरर ऑफ नेचर, ये भी आपको याद रखना होगा। कंसेशनेस एंड प्रेगमेटिज्म, ये भी आपको प्रेगमेटिज्म, इसको भी आपको याद रखना होगा। अब हम एक बार पूरे ऊपर से नीचे तक रिकैप करते हैं साथियों और देखते हैं। तो आइए ऊपर से देखते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म को पहले। तो देखिए पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, लियोटार्ड ने, एक फ्रेंच दार्शनिक है। उन्होंने अपनी पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में किया था, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में किया था। और ये जो है मेटा नैरेटिव को नहीं मानते हैं। जितने भी पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर है वो मेटा नैरेटिव को नहीं मानते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म थियरी जो है, जो पोस्ट मॉडर्निज्म विचार जो है वो कब आता है, तो 20वीं सेंचुरी, लेट 20वीं सेंचुरी में आता है। और ये जो है मॉडर्निज्म के नकारात्मक परिणामों के खिलाफ उभर के आता है साथियों। आधुनिकतावादी मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या डिफरेंस है, ये 17वीं सेंचुरी में आता है और ये 20वीं सेंचुरी में आता है। ये ज्ञान को ऑब्जेक्टिव मानते हैं और ये सब्जेक्टिव मानते हैं। ये मेटा नैरेटिव को मानते हैं, मेटा नैरेटिव को नहीं मानते हैं। ये यूनिवर्सलिज्म में बिलीव करते हैं, ये विविधता में बिलीव करते हैं।
इसकी विशेषताओं देखिए, हमें हर जगह वही विशेषता के रूप में आप ले सकते हैं कि ये जो है सत्य को सापेक्ष मानते हैं और पर्सन टू पर्सन वेरी करने की बात करते हैं। ये पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी मूल्यों का विरोध करते हैं, जिसे हमने अभी ऊपर पहले समझाया था आपको। ये राष्ट्रवाद के विरोध है तथा अंतर्राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा देते हैं। धर्म, ज्ञान, सरकार पे सभी पे सवाल उठाते हैं। डिकंस्ट्रक्शन थियोरी जैक्स डेरिडा के द्वारा दिया गया था और उनकी जो पुस्तक है वो ऑफ ग्रामेटोलॉजी उसमें दिया गया था। पुस्तक जो है 1967 में लिखा गया था और ये टेक्स्ट से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट को महत्व देते हैं। न्याय को भी पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाला मानते हैं। द्विअर्थी व्याख्या को यानी कि गुड बैड वाइट ब्लैक इसको ये अस्वीकार करते हैं। ये थियोरी भी, ये जो प्रोडक्टिव डिफरेंस का थियोरी है वो गाइल्स डेल्यूज के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और इसमें कांट और हीगल के विचारों के विरोध में ये थियोरी दिया था और विचारों के अंतर को स्वीकार करते हैं। बोलते हैं कि विचारों में अंतर रहेगा तो प्रोडक्टिव होगा, बेहतर व्यवस्था बनाएगी। कुछ विचारक के साथियों, उनके बुक का नाम है जो अभी हमने आपसे बोला था, उसको आपको याद रखना होगा हमेशा और उसको, क्योंकि यूजीसी इसको बार बार पूछते रहती है। चलिए साथियों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया लगा रहा क्लास आपको। थैंक यू सो मच।